नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। पीएम मोदी को हराने के लिए विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें 15 से 17 दल शामिल थे। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जिसमें संख्या हो गई 26 की। तीसरी बैठक मुंबई में होगी। यह फैसला पहले ही ले लिया गया है, लेकिन तीसरी बैठक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बैठक इसलिए थी क्योंकि वहां पर ये जानना चाहते थे कि क्या विपक्षी दल एक साथ आ भी सकते हैं या नहीं। तो सब साथ आए, सबने अपनी अपनी समस्या बताई कि किसको क्या समस्या है, किससे क्या समस्या है गठबंधन को लेकर। वो समस्या पहली बैठक में सुलझाई गई। दूसरी बड़ी बैठक में सुलझाया गया कि क्या होगा गठबंधन का नाम और किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव, ये बात तय की गई। तीसरी जो बड़ी बैठक होने वाली है, वहां पर संयोजक के नाम के साथ साथ सीटों के बंटवारों को लेकर फैसला हो सकता है। और इस बैठक पर मायावती की नजरें हैं। वैसे तो मायावती की नजरें पहली बैठक से थी, क्योंकि मायावती की पार्टी के तमाम समर्थकों ने भी यहां पर कहा था कि जिस तरीके से उनकी बैठकों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही थी कि मायावती शामिल होंगी या नहीं होंगी, तो मायावती की पार्टी के नेताओं ने बात कही थी कि जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से यह फैसला अभी तक नहीं लिया गया कि आखिर इनका प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। जी हाँ, कौन बनेगा दूल्हा जो इस बारात को लेकर आगे बढ़ेगा। ये सवाल कई सारे थे, लेकिन मायावती की पार्टी की तरफ साफ कह दिया गया कि जब तक पीएम चेहरे का ऐलान नहीं हो जाता तब तक हमारी पार्टी अकेले ही फैसला करेगी चुनाव लड़ने का। जी हाँ, ये बात उन्होंने पहले भी कह रखी है। लेकिन अब बात आती है मुंबई की बैठक को लेकर। जो मुंबई में होने वाली अगली विपक्षी दलों की बैठक है, वहां से मायावती के समीकरण के रास्ते कुछ खुल सकते हैं गठबंधन के। जी हाँ, गठबंधन विपक्षी दलों के साथ नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियों के साथ हो सकता है, जिसमें दो पार्टियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर आप देखें, जो विपक्षी दल एकजुट हुए हैं उसमें दलित चेहरे के लिए और मुस्लिम चेहरों के लिए क्या कोई बड़ा नेता है मौजूद? ऐसे तो कई सारे नेता हैं, जैसे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन मायावती की पार्टी, जिनको 2014 में 19% वोट मिला था, इतनी बड़ी संख्या में वोट मिला था, जिसमें दलित की संख्या बहुत ज्यादा थी, अल्पसंख्यक की संख्या बहुत ज्यादा थी। और बात करें असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, जिनके साथ कई सारे वोट बैंक रहते हैं, उनको भी साथ नहीं लिया गया। जयंत चौधरी साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी को कितनी सीटें मिलेंगी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, यह भी फैसला होगा, क्योंकि कांग्रेस और सपा इतनी आसानी से सीटें छोड़ेंगे नहीं। तो आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस बात का फैसला भी होगा। तो यही बात निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक पर नजर रहेंगी। अगर जयंत चौधरी इस बैठक से नाराज हो जाते हैं, जब सीटों का बंटवारा होगा और वो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे, तो बसपा उनको अपने साथ ला सकती है और ठीक वैसे असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ भी जा सकती है। मायावती की पार्टी के द्वारा ये बात साफ कर दी गई थी हरियाणा और पंजाब को लेकर। वैसे वो बातें थी कि हरियाणा और पंजाब में क्षेत्रीय दलों के साथ, जो विपक्षी दलों की 26 पार्टियों में से नहीं शामिल है, उसमें से अगर कोई भी हमारे साथ गठबंधन करना चाहता है तो गठबंधन कर सकता है। तो मायावती ने अभी भी कुछ रास्ते खोल रखे हैं गठबंधन के, तो इसी में ये पार्टियों को लेकर चर्चा है। बात ये थी कि बसपा जब भी गठबंधन करती है तो उनको फायदा होता है, बावजूद इसके बसपा इस बार गठबंधन क्यों नहीं करना चाह रही? वो तो इस बार महागठबंधन है, 26 पार्टियां एक साथ आ चुकी हैं, तो मायावती की पार्टी क्यों नहीं साथ आ रही? तो यहां से सवाल उठा कि अगर आप सभी पार्टियों को एक एक करके देखेंगे तो पता चलेगा सब केंद्र सरकार के कुछ ना कुछ फैसलों से परेशान हैं, या अपनी की गई पुरानी गलतियों की वजह से जो उनके सामने आ जा रही उसकी वजह से परेशान है। जैसे ईडी सीबीआई की जांच होने की वजह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक को इस्तीफा देना पड़ गया और आम आदमी पार्टी उससे थोड़ी कमजोर पड़ गई, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल अकेले ही लड़ते हैं और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे। तो ये सवाल था। ठीक वैसे ही राहुल गांधी की सांसद सदस्यता चली गई। तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ममता बनर्जी के कई सारे मंत्री बीजेपी में गए, और ठीक वैसे अखिलेश यादव का भी हाल हो चुका है। अखिलेश यादव के भी कई नेता साथ छोड़ रहे हैं। तो बसपा नहीं चाहती कि उनकी पार्टी का यह हाल हो जाए। वैसे यह हाल होने के लिए बसपा इतनी मजबूत भी नहीं बची अब 2022 के विधानसभा चुनाव और 2023 के नगर निकाय चुनाव के बाद, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में अपनी वापसी का डंका बजा सकती है। अब बात आती है विपक्षी प्रधानमंत्री के चेहरे की कि कौन होगा चेहरा। सर्वे, ओपिनियन पोल और कई सारे एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी में से ही कोई ना कोई चेहरा हो सकता है। दलित नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया जा सकता है। बड़े चेहरे के तौर पर जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच चर्चित रहता है, उसमें प्रियंका गांधी का नाम है। आप सोच रहे राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो राहुल को लेकर मुसीबत है, क्योंकि अगर 8 साल वो चुनाव नहीं लड़ पाए, जो मानहानि का केस है उन पर मोदी सरनेम की वजह से, तो 2031 में ही वो चुनाव लड़ पाएंगे, ये बात याद रखिए। तो वो एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो वहां से राहुल गांधी बेबस हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अभी भी उनकी बहन है, जिनको आगे किया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनको आगे किया जा सकता है। भले ही 80 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी जोश 30 साल के युवा की तरह नजर आता है उनके अंदर। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बिहार से नीतीश कुमार को लेकर शायद ना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि है पलटीबाज नेता के तौर पर, उससे हर कोई बचना चाहता है।
इसी वजह से जो पटना में बैठक हुई थी, आपको याद होगा, लालू यादव ने उसमें मोर्चा संभाला था, क्योंकि सबको लालू पर भरोसा है कि वो शुरुआत से ही मोदी विरोधी रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर इतना भरोसा नहीं, क्योंकि कभी नीतीश मोदी के साथ नजर आते हैं तो कभी राहुल के साथ घुल मिले नजर आते हैं। तो वो एक जो विचारधारा उनकी बदलती रहती है, उससे हर कोई थोड़ा बहुत परेशान रहता है। तो नीतीश पर आकर रुकना सवाल खड़े रहेगा। बात ममता बनर्जी की आती है तो ममता बनर्जी को पहले इतनी सीटें निकालनी होंगी कि उनको बार्गेनिंग करनी पड़े कि हाँ, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। ठीक वैसे इस टैलेंट के सामने चुनौती रहेगी, ठीक वैसे अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि युवा हैं तो नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे परफेक्ट चेहरा था ना, वो था मायावती। लेकिन मायावती विपक्षी दलों का साथ नहीं दे रही, अकेले चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार 10 सीटें निकाली थी और 10 सीटों के दम पर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 272 से प्लस बहुमत का आंकड़ा चाहिए ही चाहिए हर कीमत पर। तो ये बात साफ तौर पर की जा सकती है। लेकिन अब बात आती है मायावती की अगली रणनीति को लेकर। तो मायावती की अगली रणनीति मुंबई की बैठक पर नजरें बनी रहेंगी कि मुंबई की बैठक में क्या कुछ होगा। वैसे तो मायावती ये भी कह चुकी है कि मुंह में राम बगल में छुरी लेकर बैठते हैं ये सारे विपक्षी दल, एक दूसरे के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, फिर उसके बाद जहर उगलते हैं। ये बात बहुत पहले कही गई थी उनके द्वारा। लेकिन अब बात आती है कि पीएम मोदी को रोकने के लिए कौन सबसे अच्छा प्रबल दावेदार रहेगा। सर्वे में तो यही कहा गया, 33% लोगों ने प्रियंका गांधी को सराहा। केजरीवाल है, केजरीवाल को लेकर भी 14% लोगों ने अपनी राय दी, और साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी 14% लोगों ने अपनी राय दी, 10% ममता बनर्जी को। लेकिन जब 33% मिल रहा है प्रियंका गांधी को, तो क्यों ना उनके साथ जाया जाए। प्रियंका गांधी आज तक किसी बड़े चुनाव में शिरकत नहीं करी, हो सकता है पहली बार में उनकी किस्मत इतनी अच्छी निकल जाए कि उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। देश में एक महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, उसकी बाद से शायद नहीं देखने को मिला कोई, उससे पहले भी कोई देखने को नहीं मिली। तो प्रियंका गांधी क्या वो फिर से अपने आप को इतना ऊपर ला पाएंगी? अगर आप देखें कोई भी चुनाव इस समय हो रहे विधानसभा के, तो मायावती ने अपनी भतीजा आकाश आनंद को आय कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को आय कर रही है। हिमाचल में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रैलियां अभी तक कांग्रेस में प्रियंका गांधी की हुई है। राजस्थान में प्रियंका गांधी धीरे धीरे एक्टिव होंगी अभी। तो यहाँ पर प्रियंका के चेहरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी साफ कहा कि पीएम मोदी को हराना है तो प्रियंका को आगे बढ़ाना है। राहुल गांधी के बाद राहुल को अगर सांसद सदस्यता मिल जाती है तो शायद ये मसला हल हो जाए। तो ये मसला हल होने के लिए भी इस मसले पर काफी कुछ विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी साफ कह दिया कि उनको प्रधानमंत्री पद की लालच नहीं है इतनी, उनको इस पद की इतनी लालच नहीं है, उनको सत्ता की लालच नहीं, उनको बस इस बात की फिक्र है कि कहीं बीजेपी देश को बर्बाद ना कर दे। इसी वजह से केंद्र सरकार को हटाने के लिए सारी रणनीतियां, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने को तैयार हैं। लेकिन कहीं मायावती की रणनीति विपक्षी पार्टियों के सारे फैसलों को चूर चूर ना कर दे, कहीं मायावती थर्ड फ्रंट ना तैयार कर दें, इस बात का भी सभी को इंतजार रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। आप भी अपनी राय दें कि क्या विपक्षी दल का सबसे परफेक्ट चेहरा प्रियंका गांधी होंगी या मायावती? अगर इन फ्यूचर कभी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होती हैं तो मायावती। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।